नमस्कार, 8 बज चुके हैं। थोड़ी देर में जो है मतगणना अभी शुरू होने वाली है। पोस्टल बैलेट की गिनती सबसे पहले शुरू होगी। अब पोस्टल बैलेट की गिनती के साथ जो है उसके बाद रुझान भी आने शुरू हो जाएगा। इस रुझान के बाद जब पोस्टल बैलेट की गिनती जब खत्म हो जाएगी तो उसके बाद जो ईवीएम है वो ईवीएम खोले जाएंगे और ईवीएम खोलने के बाद जो है रुझान वो लगातार हम अपने स्क्रीन पे आपको दिखाएंगे। 15 राज्यों की 48 विधानसभा सीटों के रिजल्ट भी घोषित होंगे। 2 लोकसभा सीटों पर भी जो उपचुनाव है उसके नतीजे भी घोषित होंगे थोड़ी देर में। हालांकि जो अभी तक जो हमारे पास खबर आई है उसमें अभी जो है जो पोस्टल बैलेट है उसकी गिनती अभी शुरू हो गई है और पोस्टल बैलेट की गिनती के बाद जो आएंगे नतीजे वो भी आपको बताएंगे। लेकिन सबकी नजर इस बार महाराष्ट्र और झारखंड विधानसभा में है और इसलिए है यहां पर क्योंकि इस बार पहली बार ऐसा हुआ है जब महाराष्ट्र में जब शिवसेना के बीच में जो टूट हुई है, जो फूट हुई है और जो एनसीपी में जो फूट हुई है उसके बाद से यह पहला चुनाव है। इस चुनाव में यह केवल साबित नहीं हुआ कि जीत किसकी होगी, हार किसकी होगी, बल्कि यह भी साबित होगा कि असली कौन है और नकली कौन है। यानी असली शिवसेना कौन है, नकली शिवसेना कौन है, असली एनसीपी कौन है और नकली एनसीपी कौन है। इस बात का भी फैसला आज हो जाएगा और आज जो मतदाता है वो ये भी तय करेंगे कि क्या घुसपैठिए के आधार पर घुसपैठियों को इस चुनाव में जिस तरीके से घुसपैठियों को लेकर के चर्चा शुरू हुई थी, जिस तरीके से चुनाव महाराष्ट्र और झारखंड दोनों में हिंदू और मुस्लिम के बीच में 80 और 20 की लड़ाई के बीच में ये पूरा चुनाव प्रचार, पूरा कैंपेन जो जाकर के केंद्रित हो गया था, उसका नतीजा क्या होता है। क्या इस बार केवल जीत और हार का फैसला होगा या यह फैसला भी होगा कि यह जो चुनाव है क्या घुसपैठिए ने किसी को जितवाया, क्या घुसपैठिए ने किसको हरवाया, यह भी हम बताएंगे आपको। जैसे जैसे नतीजे सामने आते जाएंगे, जैसे जैसे रुझान सामने आते जाएंगे, वैसे वैसे उस सीट के गणित को भी हम बताएंगे। हमारे साथ स्टूडियो में मेहमान भी बैठे हुए हमारे साथ विनोद जोशी जी हैं, प्रबोधन रिसर्च ग्रुप के, जिन्होंने एग्जिट पोल किया था और इनका एग्जिट पोल हमेशा एग्जैक्ट पोल में तब्दील होता है। लगातार हम इनके एग्जिट पोल के जरिए आपके पास उस विश्लेषण को भी लाते हैं जिस विश्लेषण के आधार पे ये एग्जिट पोल करते हैं और एग्जिट पोल में जो भी सीटें जिस किसी भी प्रत्याशी को, जिस किसी भी पार्टी को ये देते हैं, उसके पीछे उनकी पूरी रणनीति क्या होती है, उसका पूरा गणित क्या होता है, उसका पूरा विश्लेषण क्या होता है, वो भी हमें बताते हैं वो। और अभी हमारे साथ स्टूडियो में बैठे हुए हैं जोशी जी, और जोशी जी के पास मैं आपको ले चलूंगा और जोशी जी से पूछूंगा, जोशी जी क्या यह जो चुनाव है, क्या यह जो आज रिजल्ट आने वाला है, क्या यह रिजल्ट जो है केवल जीत और हार का फैसला करेगा, क्या यह असली और नकली का फैसला करेगा, या यह भी फैसला करेगा कि इस बार जो है घुसपैठिए ने चुनाव को प्रभावित किया या चुनाव को प्रभावित नहीं कर पाए? जोशी जी। बिल्कुल, झारखंड का जहां तक सवाल है, झारखंड में निश्चित रूप से ये घुसपैठिए के बहुत बड़ा मुद्दा रहा है संथाल एरिया में, जहां की 22 सीटों पर प्रभाव छोड़ा है। बिल्कुल, और उसका परिणाम निश्चित रूप से आएगा। और महाराष्ट्र में जहां तक सवाल है, अपने पीसीआर से कहूंगा जोशी जी को दिखाएं। जी जोशी जी बताएं। महाराष्ट्र में जहां तक सवाल है घुसपैठिए का, जैसे मैंने देखा कि मुमरा 1984 में जब मैं मुमरा में जाता था, रेती वहां पे सैंड मिलती है, रेती तो वहां पे लगभग 2000 के 1500 ही घर थे। आज मैं देखता हूं कि 6 लाख वहां पे आबादी, 6 लाख आबादी है। तो घुसपैठिए की हर जगह पे, हर शहरों में, पूरे महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा शहर है, पूरे इंडिया के किसी एक स्टेट में सबसे ज्यादा शहर है। और मैं सोचता हूं कि जहां तक सवाल है बीजेपी को फायदा क्यों हो रहा है, इस महाराष्ट्र में फायदा होने का एक मुख्य कारण भी यह है कि महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा शहर है और शहर में बीजेपी का प्रभाव ज्यादा रहता है, कहीं भी आप देख लो। बिल्कुल, तो वो एक फायदा वहां मिल रहा है महाराष्ट्र में। एक चीज जोशी जी मैं जानना चाहूंगा कि इस बार एक चीज का जो असली नकली का तो फैसला हो ही रहा है, ठाकरे परिवार की राजनीतिक विरासत किसके पास जाएगी इसका भी फैसला हो रहा है। खासतौर पे जहां से अमित ठाकरे, जो राज ठाकरे के बेटे हैं, वो जहां माइम सीट से शायद वो खड़े हैं, वहां पर जिस तरीके का इक्वेशन, वहां का जो गणित है, मैं आपसे चाहूंगा चूंकि आप सीट वाइज एनालाइज करते हैं, आप सीट वाइज जो है एग्जिट पोल भी करते हैं, मैं उस क्षेत्र के, उस कंस्टिट्यूएंसी की खासतौर पर मैं गणित जानना चाहूंगा हमारे दर्शकों के साथ आप साझा करें कि ठाकरे परिवार की विरासत जो है किसके पास जाएगी। 3 ठाकरे वहां पर जो है चुनाव में अपना दांव लगाए हुए हैं। बराबर है, 3 ठाकरे जहां तक सवाल है, 3 बार जीते हुए सदा सरवणकर जो शिंदे गुट से आते हैं, और राज ठाकरे के लड़के अमित ठाकरे जो कि मनसे से आते हैं, और एक महेश सावंत जो कि यूबीटी से, उद्धव ठाकरे के ग्रुप से आते हैं, उस पार्टी से आते हैं। तो तीनों में बराबर की टक्कर है। जहां तक सवाल है हिंदू वोट
यदि महेश सावंत को नहीं मिल रहे हैं तो उसको मुस्लिम वोट, जो कि लगभग वहां पर 15% मुस्लिम वोट है, उस पे पूरा कब्जा, पूरी तरह से कब्जा है, कह सकते हैं यूबीटी का। विनोद जी आपके पास लौट रहा हूं, लेकिन ये जो तस्वीरें हैं दिल्ली भाजपा मुख्यालय से आ गई हैं और जलेबी देखिए बनना शुरू हो गई हैं, तैयारियां हो गई हैं, ढोल नगाड़े जो हैं वो भी सजा लिए गए। दिल्ली की ये तस्वीरें हैं, तो मुकेश जी जो एग्जिट पोल दिखाया था उस हिसाब से तो बीजेपी सही तैयारी कर रही है। बिल्कुल, लड्डू नहीं बट रहे इस बार, जलेबी नहीं बनाया जा रहा है। पिछले चुनाव के बाद जो है हरियाणा चुनाव के बाद से लोगों ने जलेबी का जलेबी जो है, जब से राहुल गांधी ने जलेबी की बात की, मुझे लग रहा है कि जलेबी की टीआरपी बढ़ गई है। जोशी जी जी बिल्कुल, हरियाणा में जहां तक सवाल है जलेबी का बड़ा मुद्दा चला था। बिल्कुल, और जलेबी इस बार भी पूरी तैयारी है बीजेपी के मुख्य कार्यालय के पीछे की ओर। मैंने देखे थे टेंट बंधे हुए थे, कुछ कढ़ाइयाँ वड़ैया कल। बिल्कुल, हर एक चुनाव में हर एक जो रिजल्ट होता है वो एक बड़ा इवेंट होता है बीजेपी और कांग्रेस दोनों में। हालांकि कांग्रेस में बहुत दिन से इस तरीके का कोई इवेंट मुझे देखने को नहीं मिला। हरियाणा चुनाव के दौरान शुरुआती 2-4 घंटों में वहां पर जरूर ढोल नगारे बज रहे थे और लोग लड्डू भी बन रहे थे, लड्डू बन रहे थे। लेकिन 3 घंटे के बाद से माहौल जो है वहां पे पूरा बदल गया और हमने आपको दिखाया था किस तरीके से ढोल नगाड़े जो बजाने वाले थे उनको पैसे भी नहीं दिए, उनको भगा दिया गया वहां से। कार्यकर्ताओं ने उन्हें भगा दिया वहां से और वो भाग करके निकले थे। और उसके बाद जो वही माहौल जो है वो बीजेपी में शिफ्ट कर गया था और आज जो है बीजेपी में शुरुआती सुबह से ही जो है जलेबी वहां पर बनाई और एक टेलीविजन में आपने देखा होगा 15-17 पत्रकार बैठे हुए थे, बहुत बड़ा टेलीविजन था। और 15-17 जो 9 बजे से लगा के वो 12-1 साढ़े 12 बजे तक वो वहां बराबर ठहरे हुए थे और बोल रहे थे कि कोई बोलता था 20 सीटें नहीं आएगी, कोई बोलता था 15 सीटें नहीं आएगी। लास्ट में एक जन बोला 8 सीटें नहीं आएगी। और जब 12:30 बजे के बाद मालूम पड़ा कि वहां पे पूरे वरिष्ठ पत्रकार सब वहां से निकल चुके थे। तो बिल्कुल, तो चीजें जो है बदलती रहती है और जनता को जो फैसला है उसका अंदाजा लगाना इतना आसान नहीं होता। हालांकि जोशी जी आपने जितने भी अंदाजे लगाए हैं या मैं कहूँ जितने भी एग्जिट पोल आपने किए हैं उसमें ज़्यादातर मुझे लग रहा है कि मैंने तो जितने आपके पोल दिखाए हैं टेलीविज़न पे वो सारे एग्जैक्ट में तब्दील हुए हैं। एक मैं अगर हिमाचल प्रदेश की बात करूं तो वहाँ पर थोड़ा ऊंच नीच हुआ था, लेकिन बाकी सभी जगह आपने जो है बिल्कुल सटीक किया। इस बार मैं थोड़ा, चूंकि अभी थोड़ा टाइम है रुझान आने में, महाराष्ट्र की उन सीटों की बात करूंगा जहाँ पर घुसपैठियों की संख्या ज़्यादा, जहाँ पर शिव प्रेरणा यात्रा जहाँ से निकली थी वहाँ पर हमने देखा है जो शुरुआती दिनों, अगर आप रुझान की बात करें तो सबसे पहले शुरुआत हम करें कि यात्रा का कितना असर हुआ, क्या घुसपैठिए का मुद्दा जिस तरीके से उठाया गया वो घुसपैठिए का मुद्दा जो है जनता तक कितना पहुंचा। तो पोल के बाद जिस तरीके से परसेंटेज ऑफ वोटिंग जो है वहां पर उन क्षेत्रों में खासतौर पे वहां पे बढ़ा है, तो मुझे लग रहा है कि शुरुआती सफलता आप उसे मान सकते हैं कि लोगों का जो है वोट मतदान केंद्र तक आना जो है ये एक सफलता मान सकते हैं। 2 चीजें मैं जानना चाहूंगा। पिछली बार जो 2019 के जो चुनाव थे उसमें 61.4% जो है चुनाव वोटिंग हुई थी और इस बार जो है 65.1 है, यानी करीब करीब जो है 3 पॉइंट यानी करीब करीब 4% का जो है ये फर्क है। इस फर्क को आप किस तरीके से देखते हैं? क्या आपको लगता है ये जो फर्क है, क्या घुसपैठियों के खिलाफ जो है जो एक मुहिम चलाई गई थी उनको पोलिंग स्टेशन तक रोकने के लिए और हिंदुओं को जागृत करने के लिए, जो वोट नहीं करते हैं, अक्सर ये दिखाया जाता है कि हिंदुओं में जितने वोटिंग परसेंटेज होने चाहिए थे उतने होते नहीं है और जिस किसी भी राज्य में जिस किसी भी पोलिंग स्टेशन पर वोटिंग परसेंटेज बढ़ा है वहां पर जो है वो हिंदुओं का वोटिंग परसेंटेज बढ़ा है और वो बड़ा डिसिसिव हुआ है। क्या आपको लगता है कि इस बार जो वोटिंग परसेंटेज खासतौर पर महाराष्ट्र में बढ़ा है और उन क्षेत्रों में बढ़ा है जहां से शिव प्रेरणा यात्रा गई थी या जहां से घुसपैठियों के बारे में लोग कहते हैं कि जो आंकड़े हमारे पास आए हैं कि घुसपैठियों की संख्या वहां पे ज्यादा है और हर एक चुनाव को वो प्रभावित करते रहे, लेकिन वहां पर इस बार परसेंटेज ऑफ वोटिंग जो है बढ़ा है, आप इसको किस तरीके से देखते हैं? इसके लिए आपको 95 में जाना पड़ेगा। 1995 में आपने देखा होगा कि शिवसेना भाजपा की सरकार आई थी, मुख्यमंत्री मनोज जोशी बने थे और उस समय 69.5 वहां का वोटिंग परसेंटेज था। तो जब भी वोटिंग परसेंटेज ज्यादा होता है, आपने देखा होगा जब से मोदी आए हुए हैं प्रधानमंत्री, तो आप देख रहे हैं वहां पे 70%, 75%, 72% ऐसा वोटिंग परसेंटेज अधिकतर कई राज्यों में आपने देखा होगा। तो ज्यादा परसेंटेज होता है तो भारतीय जनता पार्टी को फायदा होता है और कम परसेंटेज होता है तो नुकसान होता है। क्यों? क्योंकि इनके मूल वोटर जो है कांग्रेस के, जैसे दलित वोटर में उनकी पेट ज्यादा रहती है, मुस्लिम वोटों में ज्यादा रहती है, तो वो वोट पूरी तरह से डालते हैं 80%।
85%, कई जगह पे मुस्लिम बूथ पे मैंने ऐसे भी देखा है कि 95% भी वोट डाले हुए हैं। तो कहने का मतलब कि वो जब उनके तो वोट ज्यादा गिरते ही हैं, लेकिन हिंदू वोट जब कम गिरते हैं और जहां पे जैसे ही 60 के ऊपर जाते हैं तो समझ लेने का कि हिंदू वोटर्स बाहर निकले हैं और उन्होंने वोट डाला है। इसलिए यहां पे जो वोट प्रतिशत ज्यादा होने का फायदा मुझे लग रहा है यहां भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा। जोशी जी, लेकिन एक सवाल और भी बड़ा, जो मैं काउंटर सवाल मैं इसको कहूंगा कि अक्सर जो सैफोलॉजिस्ट होते हैं या आप जैसे लोग जो विश्लेषण करते हैं, ये एक सामान्य नियम या फार्मूला होता है कि वोट परसेंटेज जब बढ़ता है तो रूलिंग पार्टी को नुकसान होता है। लोग कहते हैं कि रूलिंग पार्टी के खिलाफ लोगों ने आक्रोश दिखाया है और उसे बदलने के लिए वोट दिया है। लेकिन यहाँ की एनालिसिस कुछ और है कि आप कह रहे हैं कि मोदी के आने के बाद से अगर वोटिंग परसेंटेज बढ़ा है तो वहाँ पर जो है नुकसान हुआ। क्या ये साइकोलॉजी के एक तरह से कहते हैं कि ये साइंस है, ये गणित नहीं, एक साइंस है। तो साइकोलॉजी में ये जो विश्लेषण है, क्या आपको लगता है कि ये विश्लेषण अब बदलेगा, ये साइंस बदल रहा है? क्योंकि वोटिंग परसेंटेज बढ़ने से ये लगाया जा रहा है कि हिंदुओं की संख्या जो है वो पोलिंग स्टेशन पे ज़्यादा पहुंच रही है, और चूंकि उनकी जो बीजेपी के जो आइडियोलॉजी है, उस आइडियोलॉजी में हिंदुओं का विश्वास जगा है, बढ़ा है, इसलिए वो मतदान केंद्र तक आ रहे हैं और उसका फायदा पार्टी को हो रहा है, चाहे वो रूलिंग हो चाहे वो अपोजिशन में हो। जहां तक सवाल है, अभी शायद रिजल्ट आए हैं, वो रिजल्ट पोस्टल पेपर, बैलेट पेपर के रिजल्ट दिखते हैं, और निश्चित रूप से यहाँ हमारे सर्वे के हिसाब से, हमारे एग्जिट पोल के हिसाब से कुछ आगे बढ़ रही है बीजेपी। महाराष्ट्र और झारखंड दोनों जगह पे, बिल्कुल, या झारखंड और महाराष्ट्र दोनों जगह पे बीजेपी आगे है अभी, और निश्चित रूप से जो वोटिंग परसेंटेज है उसका फायदा मिलेगा महाराष्ट्र में बीजेपी को। और मैंने 95 में जब एक सर्वे किया था, एक्यूरेट 138 सीट, 73 शिवसेना और 65 बीजेपी, तो एक्यूरेट आने पे मुझे बाला साहेब ठाकरे ने मुख्यमंत्री के पहले मुख्यमंत्री को मनोहर जोशी को बोला, बैठ जाओ, ये हार मैं सबसे पहले विनोद जोशी को पहनाना चाहता हूँ। इस प्रकार से मेरा सत्कार किया था लाखों लोगों के सामने। तो तब से चलिए बिल्कुल देखना होगा हालांकि, लेकिन अभी देखिए जो अपडेट हमारे पास आ रहा है, 11 सीटों का यहां पर अभी पहला रुझान सामने आ गया है। 6 पर भारतीय जनता पार्टी महाराष्ट्र में आगे चल रही है। कांग्रेस पार्टी 5 सीटों पर कांग्रेस ने लीड ली है, और अभी अगर बात की जाए एनसीपी शरद पवार गुट की, तो 0 पे खाता नहीं खुला है। अजित पवार की बात की जाए, खाता नहीं खुला है। एकनाथ शिंदे का खाता नहीं खुला है। 6 सीटें पहले रुझान में जो सामने आया है, भारतीय जनता पार्टी 6 सीटों के साथ आगे चल रही है। झारखंड की सीटों में आगे रुझान बढ़ गया है, 81 में से देखिए 10 सीटों पर रुझान आया है। भारतीय जनता पार्टी 10 सीटों पर आगे हो गई है। 4 सीटों पर जेएमएम आगे चल रही है, अदर्स के खाते में 0 है। बहुत जल्दी से लौट रहे नए आंकड़ों के साथ, नए फिगर्स के साथ। उससे पहले देखिए देवेंद्र फडणवीस का भी जो लेटेस्ट आंकड़ा है, पहला रुझान सामने आया, उसमें आगे चल रहे हैं नागपुर से। स्नेहल बताइए किस तरह का अपडेट है आपके पास, अभी आगे चल रहे हैं देवेंद्र फडणवीस पहले रुझान में। आज का चुनावी उद्घोष, राज्य के सभी क्षेत्रों में मतदान गणना प्रारंभ हो गई है। तो देखिए चुनावी उद्घोष हो गया है, गणना प्रारंभ हुई और पहला रुझान, पहले फिगर से आपकी स्क्रीन पर आ गए। सबसे पहले सुदर्शन न्यूज आपको दिखा रहा है 5 सीटों पर लीड बनाई है कांग्रेस ने, लेकिन 6 पर आगे चल रही है भारतीय जनता पार्टी, और देवेंद्र फडणवीस आगे चल रहे हैं। स्नेहल से मुझे लगता है अपडेट ले लेना चाहिए सर। स्नेहल से मुझे लगता है इससे पहले एक बार झारखंड का भी बता, झारखंड में 14 सीटों के रुझान हमारे पास आ गए हैं। 10 पे बीजेपी और 4 पे जेएमएम, यानी जो इंडी गठबंधन है वो 4 पे, और जो एनडीए गठबंधन है वो 10 सीटों पे रुझान में। हालांकि ये पोस्टल बैलेट का रुझान है, पोस्टल बैलेट में बीजेपी यहाँ पर आगे चल रही है। यही अगर रुझान रहा तो आगे भी, हालांकि हर पल जो है ये चीजें बदलती रहेंगी। और मुझे लग रहा है कि एक बार स्नेहल के पास चलना चाहिए। स्नेहल, क्या अपडेट है आपके पास, जो फडणवीस है? जी बताइए स्नेहल। देखिए लाइव तस्वीरें भी हम लगाते जा रहे हैं और स्नेहल के पास चलेंगे। देवेंद्र फडणवीस आगे चल रहे हैं, बताइए स्नेहल। बिल्कुल, भारतीय जनता पार्टी की जो है वो इस समय आगे दिख रही है, लेकिन अगर देवेंद्र फडणवीस जी के मतदान संघ की हम बात करते हैं तो पूर्ण तरीके से क्लीन शीट जो है वो पूरी तरीके से एक तरफा मतदान जो है वो देवेंद्र फडणवीस को होगा, ऐसे उनके कार्यकर्ताओं का कहना था। क्योंकि सिर्फ एक पानी जो है वो अतिरिक्त पानी की समस्या वहां पर थी, वो भी नाली की समस्या थी, वही उन्होंने पिछले बरसात के समय अब क्लियर कर दी है। तो ऐसे में
अगर वो मुख्यमंत्री मतलब जो परिणाम है उसमें बैलेट में जो है बीजेपी को खासतौर पे मोदी के आने के बाद यानी 2014 के बाद जितने भी चुनाव हुए कांग्रेस ने लीड लिया। हरियाणा को अगर छोड़े तो वहां करिए यहाँ पर हालांकि कांग्रेस 29 सीटों पे यहाँ पर आगे चल रही है और 50 पे बीजेपी जो है लीड बनाए हुए है। तो एक तरीके से कहें बीजेपी काफी बड़ी लीड है पोस्टल में, और पोस्टल में तो मुझे लग रहा है कि इस लीड को जो कांग्रेस या जो अघाड़ी सरकार है, जो अघाड़ी गठबंधन है, वो अघाड़ी उनको कहीं पर हाथ पकड़ नहीं पाएगी। एक जो चीज हमारे साथ जोशी जी बने हुए, जोशी जी ये जो लीड होती है, क्या ये लीड जो है कितने दिन तक, अगर आप कहेंगे 1 घंटा 8 से 9 बजे के बाद जो है ईवीएम खुलेगा, या दिखता ये आधे घंटे में जो पोस्टल बैलेट है वो, चूंकि 2 ही राज्य है, पोस्टल बैलेट खत्म हो जाएगा आधे घंटे में? जोशी जी। हाँ, आधे घंटे में, आधा घंटा, 1 घंटा भी लग सकता है और लगभग 9 बजे परिणाम शुरू हो जाएंगे। बिल्कुल, एक चुनावी उद्घोष सुन लेते हैं। बैलेट चुनावी उद्घोष। महाराष्ट्र में महायुति 20 सीटों पर आगे चल रही है। तो 20 ऐसी सीटें हैं जहां आगे अभी महायुति चल रही है। और मुझे लग रहा है कि 29 पे जो है वो उद्घोष के पहले 29 पे महायुति 50 पे आगे चल रही है और 29 पे जो है अघाड़ी जो है वो आगे चल रही है। और मुझे लग रहा है कि इसको थोड़ा सा अपडेट करना चाहिए। और झारखंड में 14 सीटों के जो रुझान आए हैं पोस्टल में, उसमें 10 पे बीजेपी और 4 पे जेएमएम के साथ जो इंडी गठबंधन है वो 4 पे आगे चल रही है। और अभी हम बात करते हैं पोस्टल बैलेट की। जोशी जी, पोस्टल बैलेट आधे घंटे के बाद चलता है और पोस्टल बैलेट जो आते हैं उसमें जो रुझान मिलता है वो कितना ऑथेंटिक, वो आगे कितना, वो ट्रेंड जो है कितना आगे चल पाता है? अधिकतर बहुत कम बदलता है। जैसे हरियाणा में मैंने देखा बहुत अचंभित तरीके से, बाकी लगभग रुझान वैसे ही रहते हैं, बैलेट पेपर में जो आता है वैसे ही रहते हैं। और अधिकतर पढ़े लिखे लोग जो ये और सरकारी कर्मचारी डालते हैं, जो कि बीजेपी का बहुत बड़ा वोट बैंक होता है, जिससे कि ज़्यादातर भारतीय जनता पार्टी को ज़्यादा बढ़त मिलती है। लेकिन बिल्कुल जिस तरह से वोटिंग परसेंट की अभी बात की है, तो इसमें हम अगर 2 दशक देख लें, 20 साल में सबसे ज़्यादा वोटिंग हुई है। 2004 में 63 थी, 2000 उसके बाद 9 में 59 हुई, फिर 63, फिर 2019 में 61 और इसके बाद अब 65% हुई है। तो ये रुझान जो समझे कि भारतीय जनता पार्टी अभी तक जो आए, देखिए 55 पे भी भारतीय जनता पार्टी आगे चल रही है। शिवसेना एकनाथ शिंदे की बात की जाए तो यहां अब देखिए पहली लीड आ गई है, 8 सीटों के साथ बड़ी लीड बनाई है। एनसीपी 8 पे चल रही है, लेकिन शरद पवार का खाता नहीं खुला है। इस हिसाब से महायुति आगे बढ़ती नजर आ रही है। और जोशी जी, मुझे लगता है ये तो आपके चेहरे पे मुस्कुराहट लाने वाली खबर है, जो आपने एग्जिट पोल देखा है उसी तरफ आंकड़े बढ़ रहे हैं आगे। लेकिन अभी भी ये तो बैलेट जो कर्मचारी बैलेट के आधार पर है जो है उस पे अभी नहीं जाना चाहिए, नहीं दिखाना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे ऐसे उदाहरण, लेकिन फिर भी एक रुख पता चल जाता है। एक चीज ये मानखुर्द शिवाजी नगर की बात मैं करूं कि समाजवादी पार्टी जो सपा है, सपा से वहां से अबू आजमी को 3 बार जीते हैं। 3 बार जीते हैं। उसके बाद उसके टक्कर नवाब मलिक है और सुरेश पाटिल। ये जो मुकाबला है, मुझे लग रहा है कि यहाँ पर जो है बीजेपी जिस तरीके से अपने मुहिम पे है, घुसपैठियों के खिलाफ चल रही है, हिंदू मुसलमान जो है पूरे चुनाव का कर दिया है, या जितने भी प्रचार थे, जिस तरीके से लोग स्टार प्रचारक आए थे, तो एक तरीके से डिवीजन जो है वो यहाँ पर खास देखने को। लेकिन ये जो सीट है, क्या आपको लगता है, चूंकि नवाब मलिक जो है वो जिसके खिलाफ आप लड़ रहे थे, नवाब मलिक को यहाँ आपने अपने गठबंधन से टिकट दिया, अजित पवार ने वहाँ पर टिकट दिया है, क्या आपको लगता है ये जो लड़ाई है इस शिवाजी नगर की, ये इस लड़ाई में उद्धव ठाकरे को फायदा होगा, या 2 की लड़ाई में तीसरे को यहाँ पर फायदा मिलता दिख रहा है आपके हिसाब से? देखिए, यहाँ पे मुस्लिम मतदाता ज्यादा हैं और उसमें समाजवादी हमेशा अबू हाशमी वहां से 3 बार जीते और चौथी बार की तैयारी कर रहे हैं। लेकिन एकदम ट्विस्ट आया है यहाँ की नवाब मलिक जैसा, जो कुरला के हैं वास्तव में नवाब मलिक, और वो वहां से लड़ रहे हैं। लेकिन वहां पे एनसीपी को बीजेपी ने समर्थन नहीं दिया, जिसके कारण वहां पे नवाब मलिक जीतने के चांस बन जाते थे, लेकिन बीजेपी ने समर्थन नहीं किया। इसके लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं ऐसा नहीं हो कि अबू हाशमी और नवाब मलिक के बंटवारे में बुलेट पाटिल यूबीटी से कहीं नहीं जीत जाए। इस प्रकार का एक समीकरण है। लेकिन ये जो चीज है, ये कैसा गठबंधन है कि आप एक तरह से गठबंधन में भी हैं और आप कह रहे हैं कि हम उस सीट पे हम इस प्रत्याशी का समर्थन ऐसा कैसा मनसे में भी, मनसे के लिए वहां माहिम में भी किया उन्होंने।
बिल्कुल। ऐसी अच्छा ये कि मैं कुछ जगह पे। माहिम के मनसे की बात करूं, ठाकरे परिवार की विरासत, राजनीतिक विरासत किसके पास जाए, ये लड़ाई भी वहां पर चल रही है। मनसे का रोल कितना बड़ा है? क्या मनसे के जो अमित ठाकर है, एक तो राज ठाकरे अपनी राजनीतिक विरासत अपने बेटे को हस्तांतरित करना चाह रहे हैं, शायद इसीलिए उनको जो है चुनावी राजनीति में उतारा है, क्योंकि इससे पहले जब बाल ठाकरे जब राजनीति करते थे तो मातोश्री से राजनीति चलती थी, मातोश्री से कोई प्रत्याशी नहीं होता था। बिल्कुल। बाला साहब ठाकरे को कई बार ऑफर भी दिए मुख्यमंत्री के लिए, लेकिन उन्होंने कभी स्वीकार नहीं किया राजनीति में कोई पद लेना जी। और जहां तक सवाल है राज ठाकरे के लड़के का, अमित ठाकरे, वो एक प्रकार से वहां पे नए प्रत्याशी कह सकते हैं। ठीक है, राज ठाकरे खड़े होते तो अलग बात है, लेकिन यहाँ पे जो अमित ठाकरे हैं वो वहां पे अच्छा, नए अमित हैं। ठाकरे अभी जो हमारे पास जो पहले खबर आ रही है, अमित ठाकरे जो है वो आगे चल रहे हैं, यानी इस ठाकरे की लड़ाई माहिम से। हाँ, और बारामती से देखिए योगेंद्र पवार आगे चल रहे हैं। फिलहाल का जो अपडेट आया है, ये इस समय के शुरुआती रुझान में बड़ी जो बढ़त जो है वो भी आगे चल रहे नजर आ रहे हैं। और एकनाथ शिंदे की बात जो है वो भी आगे चल रहे हैं, योगेंद्र पवार जो है वो आगे चल रहे हैं। और माहिम की बात करें तो यहां से अमित ठाकरे भी आगे चलते नजर आ रहे हैं। और जो हाई प्रोफाइल सीट है, वीवीआईपी सीट है, बड़े चेहरे हैं जिनकी सबसे बड़ी अग्नि परीक्षा थी, उन सीटों की अगर हम बात करें तो अमित ठाकरे यहां से आगे चल रहे हैं माहिम से, और बारामती सीट से योगेंद्र पवार आगे चल रहे हैं एनसीपी शरद पवार से। जी, शरद पवार की पारिवारिक जगह है, मतलब पहली गढ़ है, और उस गढ़ में वो आगे चल रहे हैं।